चलिए आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु रंजीत में। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का परमाणु अणु और आयन के बारे में। ठीक है ना। इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, पूरा बेसिक से स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है ना। और स्टार्टिंग से ये क्लास देखिए, और स्टार्टिंग से अगर आप इस चीज़ को पढ़ते हैं तो पूरी आसानी से आपको ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आएगा। ठीक है ना। तो पहले इस चैप्टर्स की थोड़ा सा इंट्रोडक्शंस के बारे में जानते हैं, इसकी कहानी के बारे में जानते हैं। ये स्टार्ट जो ये चैप्टर होती है, पहले पदार्थ के बारे में हमने पिछले क्लास में जान लिया था। अब यहाँ पे बोला क्या गया कि भाई साहब के पिछले क्लास में हमने पदार्थ को पढ़े थे, तो हमने देखा था कि जो भी पदार्थ होते हैं, चाहे हमारा पदार्थ क्या हो, चाहे मेरा पदार्थ वो मेरा सजीव क्यों ना हो या फिर मेरा निर्जीव क्यों ना हो, यानी कि पदार्थ जो है मेरा वो दो तरीके का होता है। चाहे मेरा एक सजीव पदार्थ होगा, एक निर्जीव पदार्थ होता है, दोनों को हम क्या बोले थे, पदार्थ। तो अब क्या होता है ना कि बताया क्या गया कि ग्रंथों में या शास्त्रों में पहले लिखा रहता था कि कुछ विद्वानों के द्वारा ये बताया गया था कि दुनिया का कोई भी पदार्थ ले, ठीक है ना, दुनिया का कोई भी पदार्थ ले वो हमारा पंचतत्व से मिलके ही बना होता है। किस चीज से मिलके बना होता है हमारा? दुनिया का कोई भी पदार्थ लेंगे वो हमारा पंचतत्व से मिलके बनता है, यानी कि 5 एलिमेंट से मिलके बने होते हैं। ठीक है ना। अब वो पंचतत्व कौन कौन से हैं? ये मेरा जो पंचतत्व है, पहले मेरा ये पंचतत्व है, अग्नि है, जल है, वायु है, आकाश है और पृथ्वी है। ठीक है ना। देखिए पंचतत्व मेरा पहले कौन कौन सा है? पहला एक मेरा है अग्नि है, जल है, वायु है, आकाश है, और हमारा क्या है? और हमारा यहाँ पे पृथ्वी। यानी कि ये चीज बताया गया कि दुनिया का कोई भी पदार्थ आप लीजिए, चाहे वो पदार्थ मेरा सजीव हो, चाहे वो पदार्थ मेरा निर्जीव हो, तो दुनिया का कोई भी पदार्थ लेंगे तो वो मेरा जो है 5 एलिमेंट से, यानी कि 5 एलिमेंट से मिलके बनता है, पंचतत्व से मिलके बना है। पहला मेरा अग्नि है, जल है, वायु है, आकाश है और क्या है? पृथ्वी है। अब आपके मन में एक सवाल यहाँ पे ये आया कि भाई साहब चले ये तो ठीक है, ये कोई भी पदार्थ हमारा पंचतत्व से मिलके बनता है। अब आगे चल के अब एक चीज और यहाँ पे समझ ले कि सबसे पहले दुनिया में कौन सा पदार्थ पहले आया होगा, इस पांचों में से सबसे पहले कौन सा आया होगा? तो सबसे पहले मेरा जो यहाँ पे आया है, बड़ी इंटरेस्टेड चीज ये है कि सबसे पहले जो मेरा आया है वो मेरा आया है आकाश। ठीक है ना। और दूसरे नंबर पे जैसे एक एग्जाम्पल की तरह से समझे तो जैसे मेरा ये हाथ है, अगर इस हाथ को ऐसे घुमाते हैं तो घुमाने के एक पता चलता है कि ऊपर भी एक हिस्सा है और नीचे भी एक भाग है। तो ये हाथ हमारा कहाँ घूम रहा है? आकाश में घूम रहा है। जब यह हाथ घूमेगा तो इससे हवा आएगा, तो यानी कहेंगे कि दूसरे नंबर पे हमारा क्या आया है? वायु आया। तो जब ये घुमा रहे हैं तो हवा निकलेगा तो ये हाथ मेरा गर्म होगा, तो गर्म होगा इसका मतलब है कि तीसरे नंबर पे अग्नि आया। जब अग्नि आएगा तो यानी कि पसीना छूटेगा, तो उसके बाद क्या हो जाएगा? हमारा जल आ जाएगा। और लास्ट हमारा बचता है क्या? फिर अग्नि। यानी कि सबसे पहले मेरा आकाश आया, फिर वायु आया, फिर अग्नि आया, फिर जल आया, फिर अग्नि। तो आपसे सवाल करेगा कि दुनिया के पास जितने भी प्रकार के पदार्थ हैं वो सारे के सारे पंचतत्व से मिलकर बनते हैं, 5 एलिमेंट से मिलकर बने, अग्नि जल वायु आकाश और पृथ्वी से मिलकर बने। ठीक है ना। लेकिन जैसे जैसे साइंस विकास किया उसके बाद बताया गया कि नहीं भाई साहब ऐसा होता नहीं है। तो यानी पहले एक चीज और समझ लेंगे कि इस चैप्टर को डीप नहीं से, यानी कि प्रारंभ में जो होता है, प्रारंभ में दार्शनिक का, ठीक है ना, प्रारंभ में दार्शनिक का मानना था मानना था कि दुनिया का दुनिया का कोई भी पदार्थ कोई भी पदार्थ कोई भी पदार्थ पंचतत्व से मिलकर मिलकर बनता है। ठीक है। ये चीज बताएं। यानी कि प्रारंभ में जो था दार्शनिक का हमारा ये मानना था कि दुनिया का कोई भी पदार्थ ले तो हमारा किस चीज का बना होता है? पंचतत्व का बना होता है। तो एक वैज्ञानिक आए जिसका नाम था महर्षि कनाड। महर्षि कनाड का
उन्होंने बोला कि दुनिया का कोई भी पदार्थ जो होता है वो अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। अत्यंत सूक्ष्म कण कहने का मतलब छोटे कणों से मिलके क्या होते हैं, बने होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। ठीक है ना। तो अगले पॉइंट हम लोग लिखेंगे अगले पॉइंट कि सर्वप्रथम महर्षि कणाद कब बताया था, 600 बीसी में। ठीक है ना, 600 बीसी में बताए थे कि दुनिया का बताए थे कि पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, कॉमा देके लिखेंगे, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। परमाणु कहते हैं। यानी कि महर्षि कणाद ने क्या बताया कि दुनिया का कोई भी पदार्थ ले वो अत्यंत सूक्ष्म कण से मिलके बनता है। अत्यंत सूक्ष्म का मतलब छोटे कणों से ही मिलके क्या होता है, बनता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। ये क्लियर है ना। यानी पहले हमने देखा कि अगर कोई भी पदार्थ है तो हमारा दुनिया का कोई भी पदार्थ ले हमारा पंचतत्व से मिलके बनता है, अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी से मिलके बना। तो प्रारंभ में ये बताया गया था, दार्शनिक का मानना था ये कि दुनिया का कोई भी पदार्थ ले वो सारा का सारा पंचतत्व से ही मिलके बना, अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी से ही मिलके बना हुआ। फिर सर्वप्रथम महर्षि कणाद ने 600 बीसी में ये बताए थे, 600 बीसी में ये बताया था कि जो पदार्थ होता है अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलके क्या होते हैं, बने होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। और बीसी का मतलब होता है, जिस समझ नहीं आते, बीसी का मतलब होता है कि ईसा के जन्म से पहले का समय। ठीक है ना, पहले का समय। और हमारा एडी का मतलब क्या होता है, एडी का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय। एडी कहीं पे लिखा हुआ मिले तो हम समझेंगे कि ईसा के जन्म के बाद का समय। ये क्लियर है ना। यानी कहीं पे आपको मिले बीसी लिखा हुआ तो बीसी का मतलब समझना है कि ईसा मसीह के जन्म के पहले की बातें कर रही है। कहीं पे एडी लिखा हुआ रहेगा तो समझना ईसा मसीह के जन्म के बाद की चर्चा कर रही है। ये क्लियर है ना। अब यहाँ पे हमने पढ़ा कि सर्वप्रथम महर्षि कणाद ने 600 बीसी में ये बताए थे कि दुनिया का कोई भी पदार्थ है वो अत्यंत सूक्ष्म कण से मिलकर बना, जिसको हमने क्या बोले थे, परमाणु से बोले थे। ये क्लियर है ना। फिर ऊपर मिटाएं आधा दूर, देखिए अब हम लोग उसको परमाणु कहे थे। अब समझे थोड़ा सा परमाणु क्या होती है। ठीक है ना। परमाणु जो है ये दो शब्द से मिलके बनता है। ठीक है ना। परमाणु जिसको इंग्लिश में कहते हैं PARAMANUS, है ना, परमाणु। ये परमाणु को अगर हम देखेंगे तो ये दो शब्द से मिलके बना होता है। कितने शब्द हैं इसमें, दो शब्द से मिलके बना है। एक होता है मेरा परम और एक होता है प्लस अणु से मिलके बना। ठीक है ना। परम को जिसको कहते हैं PARAM, परम, और अणु को कहते हैं ANU, अणु कहते हैं। ठीक है। परम का जो मतलब होता है वो संस्कृत भाषा में, ठीक है ना, संस्कृत में परम का जो मतलब होता है वो क्या होता है, अंतिम होता है। ठीक है। संस्कृत में परम का मतलब यहाँ पे क्या होता है, अंतिम होता है। ये क्लियर है। और उसके बाद हमारा अणु का जो मतलब होता है वो क्या होता है, कण होता है। ये क्लियर है, जिसको पार्टिकल्स कहते हैं, और ये लास्ट वाला कण है, अंतिम कण। तो अब समझना कि हम कह सकते हैं कि इस अंतिम वाला जब कण, ठीक है ना, लास्ट वाला कण, यानी अंतिम का मतलब सबसे लास्ट वाला कण, सबसे छोटा कण अगर आपस में मिलेगा, ठीक है ना, अंतिम वाले कण
अगर आपस में मिलते जाएंगे अलग अलग जब कण आपस में मिलेंगे तो हमारा किसका निर्माण होगा? परमाणु का निर्माण होगा। ये क्लियर है ना? तो परमाणु कहने का मतलब क्या हुआ कि परमाणु हम सिंपल ये बोलेंगे कि परमाणु जो है मेरा वो दो शब्द से मिलके बना। पहले परम प्लस अणु से मिलके बना। परम का संस्कृत में मतलब होता है अंतिम और अणु का मतलब होता है कण। यानी कि जब अंतिम कण, ठीक है ना, यानी कि किसी भी पदार्थ का, जैसे ये मेरा पदार्थ है, इस पदार्थ का तो लास्ट वाला पॉइंट तो होगा, अंतिम तो कोई कण होगा, और यही कण अंतिम वाला कण, यानी जब अनेक पदार्थ के अंतिम वाले कण क्या होते हैं, आपस में जब मिलेंगे तो मिलने के बाद हमारा क्या करता है? परमाणु का निर्माण करता है, पदार्थ का निर्माण करता है। ये क्लियर है ना? अब उसके बाद आगे समझना, अब आगे की कहानी होगा, ठीक है ना? ऊपर लिख लिया है, चले अब उसके बाद सुनना। अब हमको पढ़ना है रासायनिक संयोग के नियम के बारे में जानना, ठीक है ना? अब सुने कि रासायनिक संयोग का नियम क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखिएगा, रासायनिक संयोग के नियम, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है ना? यानी कि अब सवाल आता है कि रासायनिक संयोग के नियम क्या होती है। समझो, रासायनिक संयोग का नियम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब रासायनिक संयोग का नियम कहता है कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है, ठीक है ना, तो जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो वह कुछ नियम का पालन करती है। क्या करती है? कुछ नियम का पालन करती है। तो उस नियम को ही हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक संयोग का नियम कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कोई A प्लस बी है, A और B आपस में अभिक्रिया किया तो C प्लस D का निर्माण किया। तो ये जब अभिक्रिया जब संपन्न होती है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब संपन्न होती है तो वह कुछ नियम का पालन करती है, ठीक है ना? जब वह कुछ नियम का पालन करती है तो वह जिन जिन नियमों का पालन करती है उसी को हम लोग कहते हैं रासायनिक संयोग का नियम। तो हम लिखेंगे रासायनिक संयोग के नियम में कि जब रासायनिक संयोग में लिखेंगे कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो वह कुछ नियमों का पालन करती है। वह जिन नियमों का पालन करती है उन्हें रासायनिक संयोग के नियम कहा जाता है। रासायनिक संयोग का नियम कहा जाता है। ये क्लियर है ना? तो अगर पूछे कि रासायनिक संयोग के नियम किसे कहते हैं तो बोलेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो वह कुछ नियम का पालन करेगी। ऑटोमेटिक है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रहा है तो वह कुछ नियम का जरूर पालन करेगी। डायरेक्ट तो वो नहीं बन जाएगा पदार्थ में, किसी भी पदार्थ का निर्माण नहीं कर सकता है। तो जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? संपन्न होती है तो वह कुछ नियम का पालन करती है। वह जिन नियमों का पालन करती है उसी को हम कहते हैं रासायनिक संयोग के नियम। अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक संयोग के प्रकार के बारे में कि रासायनिक संयोग के नियम आखिर कितने तरह के होते हैं, ठीक है ना? तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि रासायनिक
संयोग के नियम के निम्न प्रकार होते हैं। ठीक है ना, ये 5 पढ़ना है आपको क्लास 11th में, आपको क्लास 9th में मात्र 2 ही पढ़ना है। ठीक है ना, रासायनिक संयोग के जो नियम है वो 5 होती है, तो ये पढ़ना है 11th क्लास में 5 हो, लेकिन अभी सिर्फ आपको 9th क्लास में बस 2 ही पढ़ना है। ठीक है ना, तो अभी 2 की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले 2 में से पहला नंबर पे आता है हमारा, आता है पदार्थ का अनस्वरता का नियम, जिसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थ की अनस्वरता का नियम क्या कहती है। तो पदार्थ का अनस्वरता का नियम ये कहता है कि समझना बाबू पहले, कि पदार्थ के अनस्वरता का नियम कहता है कि इस नियम का जो पहले प्रतिपादन जो है 1774 ईस्वी में किनके द्वारा किया गया था, लवभाजे के द्वारा किया गया था। ठीक है ना, पहले बताना क्या है कि पदार्थ के अनस्वरता का नियम का प्रतिपादन 1774 ईस्वी में किनके द्वारा किया गया था, लवभाजे के द्वारा किया गया था। इनके अनुसार ये बताया गया कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप हमारा प्रोडक्ट का निर्माण होगा। तो जब मेरा प्रोडक्ट का निर्माण होता है, ठीक है ना, तो जब मेरा प्रोडक्ट का निर्माण होता है तो उसमें जो हमारा क्या होता है कि अभिक्रिया के पहले कुल पदार्थ क्या है और अभिक्रिया के बाद की कुल पदार्थ में किसी भी प्रकार के अंतर नहीं होता, यानी कि ना तो अभिक्रिया के पहले नए पदार्थ का निर्माण होता है और ना ही अभिक्रिया के बाद क्या होती है, पुराने पदार्थ की यहाँ पे नाश होती है। ठीक है ना, तो यानी कि हम लिखेंगे पदार्थ के अनस्वरता का नियम ये बताया गया कि इस नियम का प्रतिपादन 1774 ईस्वी में लवभाजे के द्वारा किया गया था। इनके अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थ का ना तो निर्माण होता है और ना ही उसका नाश होता है। क्लियर है ना, तो इससे अब यह समझना कि पदार्थ के अनस्वरता का नियम ये कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, कि इस नियम का प्रतिपादन जो है मेरा 1774 ईस्वी में किनके द्वारा किया गया था, लवभाजे के द्वारा किया गया था। और लवभाजे के द्वारा ये बताया गया था कि जब भी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप हमारा क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप हमारा पदार्थ का ना तो निर्माण होता है और ना ही उसका नाश होता है। ठीक है ना, अब देखें कि यहाँ पे एक चीज है कि जैसे मान लिया जाए कोई एक पदार्थ मिला, एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, एक पदार्थ मेरा ए है, एक पदार्थ मेरा बी है, और आपस में विक्रिया करके मेरा एक सी पदार्थ और मेरा एक डी पदार्थ बनाया। अब मान लेते हैं ए पदार्थ जो है, ए पदार्थ की अगर हम मात्रा ले तो ए पदार्थ की मात्रा को हमने लिया, ये मेरा 1 ग्राम है और ये बी पदार्थ मेरा 20 ग्राम है और ये मेरा सी ग्राम है और ये हमने लिया 20 ग्राम। ठीक है ना, तो पदार्थ के अनस्वरता के नियम के अनुसार ये बताया गया कि अभिक्रिया के पहले
पहले, ठीक है ना, अभिक्रिया जब संपन्न नहीं हुआ तो अभिक्रिया में जिन जिन पदार्थ ने भाग लिया उस पदार्थ की मात्रा, ठीक है ना, यानी कि A+B की मात्रा बराबर हो जाएगी किसकी, C+D के बराबर हो जाएगा। किसके अनुसार, किसके अनुसार होगा, पदार्थ के अनुसारता के नियम के अनुसार होगा, ठीक है ना। यानी कि पदार्थ के नियम के अनुसार, पदार्थ का अनुसारता का नियम ये कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लिए, जो भाग लेते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक है, ठीक है ना, क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और अभिक्रिया जब संपन्न होती है जो प्रोडक्ट का निर्माण करती है उसी को हम लोग कहते हैं प्रतिफल कहते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि अभिकारक और प्रतिफल दोनों की मात्रा आपस में क्या होती है, समान होती है। ये क्लियर है ना। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में जो जो पदार्थ क्या करते हैं, भाग लेते हैं उसी को हम लोग अभिकारक कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया जब संपन्न होती है तो जिन जिन पदार्थ का निर्माण होता है उसी को हम लोग प्रतिफल कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है ना। तो पदार्थ का अनुसारता का नियम ये बताया कि जब इस नियम का प्रतिपादन तो पहले 1774 ईस्वी में किनके द्वारा किया गया था, प्रॉस के द्वारा किया गया था। इनके अनुसार ये बताया गया कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, संपन्न होती है, ठीक है ना, तो उस रासायनिक अभिक्रिया जब संपन्न होती है तो इस रासायनिक अभिक्रिया में ना तो पदार्थ का निर्माण होता है और ना ही पदार्थ का नाश होता है, ठीक है ना। यानी कि पुराने पदार्थ जो है मेरा, बल्कि एक नए भिन्न गुण वाले पदार्थ का क्या करता है, निर्माण करता है। ये क्लियर है ना। तो अगर हमने एग्जाम्पल के तौर पे समझे, एक पदार्थ हमने ए लिया और दूसरा पदार्थ हमने क्या लिया, बी लिया, तो दोनों जब आपस में अभिक्रिया किया तो एक पदार्थ मेरा सी आया और दूसरा पदार्थ मेरा क्या बनाया, डी बनाया। तो अब देखें कि ए पदार्थ की मात्रा हमने लिया 1 ग्राम, बी पदार्थ की मात्रा हमने लिया 20 ग्राम। अब सी पदार्थ यानी अभिक्रिया किया तो इस सी पदार्थ की मात्रा लिए सी ग्राम और ये पदार्थ की मात्रा क्या लिए, 20 ग्राम। तो पदार्थ के अनुसारता के नियम ये होता है कि अभिक्रिया के पहले जो पदार्थ की मात्रा और अभिक्रिया के बाद की जो मात्रा है दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगे। किनके अनुसार बराबर होगा, तो पदार्थ के अनुसारता के नियम के अनुसार क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये क्लियर है ना, ये क्लियर है, समझ आया। यानी कहने का मतलब हुआ कि अभिक्रिया के पहले जितने प्रोडक्ट है, ठीक है ना, अभिक्रिया के पहले जो जो भाग ले रहे हैं, तो यानी कि अभिक्रिया के पहले जो पदार्थ भाग लेते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, ठीक है ना। बोलना क्या है कि अभिक्रिया के पहले, रासायनिक अभिक्रिया के पहले जो पदार्थ भाग ले, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसी को हम लोग अभिकारक कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के बाद, यानी रासायनिक अभिक्रिया जब संपन्न होगी तो कुछ प्रोडक्ट का निर्माण करेगा। तो रासायनिक अभिक्रिया जब संपन्न होती है तो संपन्न होने के बाद जो पदार्थ का निर्माण करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं। क्लियर है ना, अभिकारक और प्रतिफल का क्लियर है, अभिकारक और प्रतिफल क्लियर है ना। कि अभिकारक किसको बोलेंगे कि अभिक्रिया के पहले कोई पदार्थ जो जो भाग लिए और प्रतिफल बाद में, ये क्लियर है ना। अब उसके बाद अगला नियम सीखेंगे, ठीक है ना। दूसरा नियम है, दूसरा नियम क्या है, निश्चित अनुपात का नियम है ना। इसको लिख लिए ना पूरा, चलिए दूसरा बनाइएगा पॉइंट। दूसरा है मेरा निश्चित अनुपात का नियम है ना, निश्चित अनुपात का नियम। अब समझेंगे इस नियम का जो प्रतिपादन जो है 1789 ईस्वी में किनके द्वारा किया गया था, प्रॉस के द्वारा किया गया था। हम लिखेंगे इस नियम का प्रतिपादन 1789 में, 1789 ईस्वी में इनके द्वारा, प्रॉस के द्वारा किया गया था। इनके अनुसार अब समझे, इनके अनुसार क्या बताया गया, यानी कि बोला। अब देखिए कि निश्चित अनुपात का नियम क्या होता है कि इस नियम का प्रतिपादन 1789 ईस्वी में किनके द्वारा किया गया था, प्रॉस के द्वारा किया गया था। इनके अनुसार ये बताया गया कि किसी भी रासायनिक यौगिक में जो उपस्थित अवयव होते हैं वो भार के विचार से कैसा होते हैं, हमेशा कैसा होते हैं, भार के विचार से निश्चित होते हैं, ठीक है ना।
यानी किसी भी रासायनिक यौगिक में, किसी भी रासायनिक यौगिक में उपस्थित अवयव, उपस्थित अवयव, उपस्थित अवयव भार के विचार से, भार के विचार से हमेशा एक निश्चित, हमेशा एक निश्चित अनुपात में रहते हैं। ठीक है, अब समझना क्या बोला कि अब बोलता है कि निश्चित अनुपात का नियम ये कहता है कि किसी भी रासायनिक यौगिक को हम ले, ठीक है ना, वो हमेशा हमारा क्या होगा, भार के विचार से हमेशा कैसा होता है, हमेशा एक निश्चित अनुपात में रहता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर समझे तो हमने एक एग्जांपल के तौर पे लिए, जैसे में H2O जल के, ठीक है ना। अब देखें कि अगर हम जल को लिए, जल को कहीं से भी लिए, चाहे कुआं से ले, चाहे तालाब से ले, चाहे झरना से ले, कहीं से भी अगर हम जल को लेते हैं तो जल का जो अनुपात होगा उसको निकाल के देखते हैं। जैसे जल के हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन है तो इसकी परमाणु संख्या कितनी होगी, 2। एक ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 8 होती है, और इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, 16 होता है। इस चीज को हमने बताया था पिछले क्लास में, आप काटे 1 और 8 आया, यानी कि 1:8 आया इसका आंसर। तो अब यहाँ से एक चीज ये पता चला कि दुनिया में चाहे आप कहीं से भी जल को उठाएं, चाहे आप कहीं से कुआं से उठाएं, चाहे झरना से उठाएं, चाहे तालाब से उठाएं, चाहे पोखर से उठाएं, चाहे महासागर से उठाएं, चाहे नल से उठाएं, कहीं से भी अगर जल को लेते हैं तो उसका अनुपात 1:8 ही रहेगा। कहीं से भी आप जल को लाइए तो निश्चित अनुपात का नियम यही कहता है कि किसी भी रासायनिक यौगिक में जो उपस्थित जो अवयव होते हैं वो भार के विचार से हमेशा कैसा होता है, निश्चित होता है। जैसे और एग्जांपल के तौर पे अगर हम समझने का प्रयास करें, जैसे हम हमारा ले कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, कार्बन की परमाणु संख्या कितना होता है, 6 होता है, और इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 12 होता है। तो हम इसको लिखेंगे परमाणु द्रव्यमान मेरा कितना हुआ, 12। ऑक्सीजन का 8 होता है तो एक परमाणु द्रव्यमान इसका 16 हुआ। 2 ऑक्सीजन है तो 2 का कितना होगा परमाणु द्रव्यमान, 32 होगा। अब देखिए काटेंगे तो कितना आएगा, 6 बार में कटा, 16 बार में कटा, 3 बार में कटा, कितना 8 बार में, यानी इसका अनुपात आया कितना, 3:8। अब जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे, ठीक है ना, कहीं से भी आप कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे उसका अनुपात जो है फिक्स ही रहेगा, 3:8 ही रहेगा। तो निश्चित अनुपात का नियम यही कहता है कि अगर आप किसी भी यौगिक को लेंगे, किसी भी कंपाउंड को लेंगे तो उसमें जो अवयव रहते हैं, ठीक है ना, जो अवयव रहते हैं वो हमेशा भार के विचार से कैसा होगा, निश्चित होगा, फिक्स होगा। ये क्लियर है ना, ये क्लियर है। तो अब हमने क्या सीखा, एक बार वन टाइम पूरा का पूरा रिवीजन करते हैं, उसके बाद आज की क्लास को टाइम करेंगे। कल हम स्टार्ट करेंगे डिटेल परमाणु के बारे में, ठीक है ना। तो पहले आज का सीखे इस चीज के बारे में समझ लें। पहले चीजें हमने जाना कि किसके बारे में, पदार्थ के बारे में, कि दुनिया का कोई भी पदार्थ हो वो सारा का सारा मेरा कुछ तत्व से मिलकर बना, अग्नि जल वायु आकाश और पृथ्वी। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। प्रारंभ में दार्शनिक का मानना था, दार्शनिक का मतलब समझ में आ रहा है, दार्शनिक का मतलब होता है कि वो सभी विषयों में ज्ञाता रहते हैं, ठीक है ना। पहले के जमाने में ये नहीं होता था कि अलग से वो साइंस का पढ़ रहा है तो वो अलग से क्या कहते हैं मैथ जाना है। पहले सभी विषयों में जो ज्ञानी रहते थे, सभी विषयों को जो पढ़ते थे उसको दार्शनिक कहा जाता था। तो दार्शनिकों का ये मानना था कि दुनिया का कोई भी पदार्थ, जब प्रारंभ में दार्शनिक मानना था कि दुनिया का कोई भी पदार्थ ले वो सारा का सारा पश्चात से मिलकर बना हुआ। ये क्लियर है ना। फिर आगे चल के महर्षि कनाड ने ये बताया था 600 BC में महर्षि कनाड ने ये बताया था कि जो पदार्थ होते हैं वो अत्यंत किस चीज से बने होते हैं, सूक्ष्म कण से बने होते हैं, छोटे कण से बने होते हैं, जिसे हमने क्या बोला था कि जिसे हमने आगे चल के बोले हैं क्या, परमाणु से, ठीक है ना। यानी कि और बीसी का मतलब क्या हुआ, ये क्लियर है ना। बीसी का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के क्या पहले का समय, और एडी जहां पे लिखा हुआ रहेगा उसका मतलब क्या होता है, ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय, ठीक है ना। अब उसके बाद
हमने बोला कि महर्षि कनाड ने 600 बीसी में बताए थे, ये बताए थे कि जो पदार्थ होते हैं वो अत्यंत सूक्ष्म, सूक्ष्म का मतलब क्या होता है, छोटे कणों से मिलके बने होते हैं, जिसे हमने क्या बोला था, परमाणु बोले थे। अब ये जो परमाणु है ये भी अगर हम तोड़ेंगे तो ये परम प्लस अणु से मिलके बना हुआ है ना। और संस्कृत में परम का जो मतलब होता है वो होता है अंतिम होता है, और अणु का मतलब क्या होता है, कण होता है। अब समझे कि परम का मतलब अंतिम हुआ, अणु का मतलब कण हुआ, यानी किसी भी पदार्थ के अंतिम जो कण होंगे, जो लास्ट वाला जो कण होगा, तो अगर वो आपस में मिलेगा तो मिलने के बाद क्या करेगा, पदार्थ का निर्माण करेगा। अगर अलग अलग अंतिम कण यानी सबसे, यानी कि जैसे ये पदार्थ है मेरा, इसको तोड़ते जाए तोड़ते जाए तोड़ते जाए, एक समय ऐसा आएगा इसका एक हिस्सा टुकड़ा तो बचेगा, तो सबसे लास्ट वाला जो टुकड़ा बचता है उसी टुकड़ा के बारे में चर्चा कर रहा है परमाणु, ठीक है ना। तो अगर उस लास्ट वाले टुकड़े को, सारे टुकड़े को अगर इकट्ठा करके आपस में मिलाएंगे तो हमारा किसका निर्माण होगा, परमाणु का निर्माण होगा। ये क्लियर है ना। अब उसके बाद हमने फिर पढ़ा रासायनिक संयोग के नियम, जिसको हमने बोला लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ये कहता है कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो ऑटोमेटिक अपने आप नहीं होगा, वह कुछ कुछ तो नियम का पालन करेगी, वह कुछ कुछ तो स्टेप को पार करने के बाद करेगा। जैसे कोई भी व्यक्ति सफलता तुरंत नहीं पाता है, उसको संघर्ष करना पड़ता है, स्टार्टिंग से उसके मेहनत करना पड़ता है। तो उसी तरीके से कोई भी रासायनिक अभिक्रिया अपने आप संपन्न नहीं होता, वह कुछ ना कुछ नियम का पालन करती है। तो रासायनिक संयोग का नियम ये कहता है कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो वह कुछ ना कुछ नियमों का पालन करती है, और वह जिन जिन नियम का पालन करती है उसी को हम लोग क्या कहते थे, रासायनिक संयोग का नियम कहते थे। अब रासायनिक संयोग का नियम 5 होता है, आपको पढ़नी है डीप 11 क्लास में, लेकिन आपका जो बुक में है वो 2 ही नियम दिया हुआ है। पहला जो आपका दिया हुआ क्या है, पदार्थ का नशोरता का नियम, और दूसरा हमारा दिया हुआ निश्चित अनुपात का नियम, और गुणित अनुपात का नियम ये चीज आपके में दिया हुआ नहीं, तो उसके बारे में बाद में डिटेल चर्चा करेंगे। अभी समझते हैं पहले हम लोग क्या, कि पहला जो हमारा था पदार्थ का नशोरता का नियम, जिसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर कहते हैं। तो अब समझना कि निश्चित अनुपात पदार्थ का नशोरता का नियम क्या होता है, कि पदार्थ का नशोरता के नियम के बारे में 1774 ईस्वी में किनके द्वारा बताया गया था, किनके द्वारा, 1774 ईस्वी में लवभाजे के द्वारा बताया गया था, ठीक है ना। लवभाजे के अनुसार ये बताया गया था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया जब हो रहा है या संपन्न होती है तो उसमें ना तो नए पदार्थ का निर्माण होता है, ना तो पुराने पदार्थ का विनाश हो रहा था, ठीक है ना। और उसमें एक चीज आपको हमने बताया था कि अभिक्रिया के पहले जो पदार्थ भाग लिए और अभिक्रिया के बाद के जो पदार्थ भाग लेंगे दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, किनके अनुसार, पदार्थ के नशोरता के नियम के अनुसार, ठीक है ना। दूसरा हमने पढ़ा निश्चित अनुपात का नियम। निश्चित अनुपात के नियम में हमने इसे यह पढ़ा कि इस नियम का प्रतिपादन मेरा कब हुआ था, 1789 ईस्वी में किनके द्वारा बताया गया था, प्रॉस के द्वारा बताया गया था। अब इसमें क्या कहता है निश्चित अनुपात का नियम, निश्चित अनुपात का नियम ये कहता है कि दुनिया का कोई भी कंपाउंड लीजिए, कोई भी रासायनिक यौगिक लीजिए, केमिकल कंपाउंड कोई भी लीजिए, तो जब आप उस केमिकल कंपाउंड को लेते हैं तो किसी भी जगह से लाएं, किसी भी स्रोत से आप प्राप्त करें, ठीक है ना, किसी भी स्रोत से लाएं। स्रोत कहने का मतलब किसी भी जगह से आप लाते हैं, स्रोत कहने का मतलब कि जैसे मेरा जल है तो जल को बहुत जगह से आप ला सकते हैं, कुआं से निकाल सकते हैं, तालाब से निकाल सकते हैं, झरना से ला सकते हैं, महासागर में जो होता है वो जल को भी ला सकते हैं, चापाकल से भी निकाल सकते हैं, नाला से भी निकाल सकते हैं। तो जल कहीं से भी प्राप्त करें, नो डाउट, बल्कि जल का जो हमारा जो अनुपात है वो किसी भी जगह से आप जल को लाएंगे तो उसका अनुपात फिक्स ही रहेगा, 1:8 ही आया तो हर एक जल का अनुपात 1:8 ही रहेगा, कहीं से भी। तो निश्चित अनुपात का नियम यही कहता है कोई भी केमिकल कंपाउंड आप लिए हैं तो उसका जो होता है उसमें जो उपस्थित जो अवयव होते हैं वो भार के विचार से हमेशा कैसा होता है, क्लियर है ना। अब जैसे जल को लिए तो आप कहीं से भी लाएं, दुनिया का कोना कोना से भी आप कहीं से जल लाएंगे तो 1:8 ही रहेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड को भी लाएंगे तो 3:8 ही रहेगा, क्लियर है ना। तो निश्चित अनुपात का नियम में क्या कहता है कि कोई भी केमिकल कंपाउंड लाएंगे तो हमेशा भार के विचार से कैसा होगा, एक निश्चित अनुपात में रहता है। ये क्लियर है ना, क्लियर है, दिक्कत तकलीफ। तो कल हम लोग स्टार्ट करेंगे परमाणु के बारे में, डिटेल जानेंगे क्या होता है नहीं होता है, कौन क्या बोले नहीं बोले, परमाणु सिद्धांत के बारे में जानेंगे। तो चले आज इतना ही, आज की क्लासेस को यहीं डायरेक्ट करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए इतना ही। आई हैव अ ग्रेट नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।